फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यू बी इट्स की बायोग्राफी, उसकी थीम और उसकी लिस्ट ऑफ द वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू बी इट्स की बायोग्राफी। डब्ल्यू बी इट्स वाज बोर्न ऑन 13th of June 1865 सेंडी माउंट को डबलिन। कहाँ पे बर्थ हुआ था इसका? सेंडी माउंट को डबलिन में। कब हुआ था? 1865 में। हिज मदर कम फ्रॉम ए वेल्थी फैमिली इन कंट्री स्लीगो। इनकी जो मदर थी एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती थी, स्लीगो से। हिज फादर वाज ए डेसेडेंट ऑफ जर्विसियट्स एंड विलीमेट सोल्जर। इनके फादर क्या थे? विलीमेट सोल्जर थे। आफ्टर हिज बर्थ द फैमिली मूव टू मरवाइल इन स्लीगो। इनके बर्थ के बाद में इनकी जो फैमिली है वो स्लीगो से मरवाइल चली जाती है। विलियम वाज द इल्डेस्ट ऑफ 4 चाइल्ड। अब जो विलियम थे, डब्ल्यू पी इट्स विलियम थे, वो सबसे बड़े थे। ही हैड 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, जॉन, एलिजाबेथ, सुजन मैरी। द इट्स फैमिली वर वेरी आर्टिस्टिक। इट्स की जो फैमिली थी वो बहुत आर्टिस्टिक थी। एंड इन 1867 दे मूव टू लंदन सो दैट हिज फादर कुड डेवलप हिज कैरियर एज एन आर्टिस्ट। अब स्लिंगो से वह कहाँ पे आ गए हैं? लंदन में आ गए। अब उनके फादर जो है एक सोल्जर की जगह उन्होंने अपना आर्टिस्ट कैरियर स्टार्ट कर दिया। द इट्स चिल्ड्रेन वर एजुकेटेड एट होम थ्रू आउट देयर अर्ली ईयर। जब उनका स्टार्टिंग में जो बचपन स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने एजुकेशन कहाँ पर ली थी? अपने घर में ली थी। इन 1880 द फैमिली रिटर्न टू लिव इन आयरलैंड। अब उनकी फैमिली कहाँ से वापस आ गए? इन आयरलैंड से 1888 में उनकी फैमिली वापस आ गई। लिविंग एट फर्स्ट इन द सबर्न ऑफ हैरोल्ड क्रॉस एंड लेटर इन हाउथ। अब उसके बाद में वे कहाँ रहने लगे थे? तो फर्स्ट में वो हैरोल्ड क्रॉस में एंड उसके बाद में हाउथ। In 1881, it went to school at Dublin Erasmus Smith High School. He was fascinated by biology and geology. तो उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और वो कितने चिल्ड्रेन थे, मतलब कितने सिबलिंग थे, उनके फादर का नाम क्या था, उनकी मदर का नाम क्या था, ये सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। William Butler Yeats, 13 June 1865 was born and 28 January 1939 was died. Was a Irish poet and one of the foremost figure of 20th century literature. A pillar of both the Irish and British literary establishment. In his later year, he served as an Irish senator for 2 years. In 1923, he was awarded the Nobel Prize in Literature. तो इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1923 को। इनका बर्थ हुआ था डबलिन के अंदर और एक ये आयरिश पोइट है और इनका बर्थ कब हुआ था? 13 जून 1865 को और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 को। अब हम इसकी थीम डिस्कस करते हैं कि इनकी थीम क्या थी। इससे पहले थीम डिस्कस करने से पहले इससे रिलेटेड एक आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मोमेंट आता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब हम डब्ल्यू बी इट्स को पढ़ते हैं तो इस मोमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारे सिलेबस के थ्रू। क्योंकि जब भी हम एग्ज़ामिनर जब एग्ज़ाम फ्रेम करता है तो अगर वो किसी ऑथर को मेंशन करता है तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो हमें पूछ सकता है। वो भी कोई भी क्वेश्चन हमसे आस्क कर सकता है। जैसे कि इसको पूछ लिया कि ये आयरिश डब्ल्यू बी इट्स आयरिश पोइट थे या नहीं थे, कौन से, क्योंकि आयरिश वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयरिश पोइट थे या नहीं थे और जिस पोइट्स को हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी मोमेंट, मतलब कोई भी उस ऑथर पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी मोमेंट जिसमें उन ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया था वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आयरिश लिटरेरी रिवाइवल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ लो। सबसे पहले तो ये कब पब्लिश हुआ था, इसका दूसरा नाम क्या था, तीसरा इनमें कौन कौन से ऑथर मेंशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल आल्सो नोन एज सेल्टिक ट्वाइल्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? एक सेल्टिक ट्वाइल्ट भी बोलते हैं। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी मोमेंट दैट रिवाइटलाइजर आयरिश लिटरेचर, ड्रामा, कल्चर एंड लार्जली इन इंग्लिश। अब इसको एक
सेलेटिक टोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं, एक दूसरा नाम है। अब इसमें कौन कौन से ऑथर थे? W.P. इट्स थे, लेडी गैरिगरी थी, J.M. सिंज थे, सीन ओकेसी थे, जॉर्ज मूर थे। तो आप इसको एक फ्रेम में ऐसे ही आप इजी वे में याद कर सकते हैं कि इट्स को लेडी से प्यार हो गया, वो सिंज के साथ में ओकेसी को लेकर भाग गई और वहाँ पे मूर आ गए। इट्स को गैरिगरी से प्यार हो गया, वो सिंज को लेकर ओकेसी के साथ भाग गई और वहाँ पर मूर आ गया। W.P. इट्स, लेडी गैरिगरी, J.M. सिंज, सीन ओकेसी एंड जॉर्ज मूर। तो इसमें 5 ऑथर है वो मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आयरस मूवमेंट कब फाउंडेड हुआ था? 1898 में। द प्ले फोकस्ड ऑन रूरल लाइफ एंड आयरस माइथोलॉजी एंड पीजेंट डायलेक्ट। अब इस आयरस लिटरेरी रिवाइवल की थीम क्या थी? द मूवमेंट एक्सप्लोर्ड सेलेटिक folklore, रोमांटिसाइज्ड आइलैंड पास्ट, चैंपियन पॉलिटिकल नेशनलिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है ये 5 ऑथर्स के नेम जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको जो भी अच्छी ट्रिक लगे, जो भी आपको इजी वे में लर्न करने में इजी लगे, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बता दी है। तो 5 ऑथर के नाम और ये कब फाउंडेड हुआ था, इसका दूसरा नेम क्या था, इनकी थीम क्या थी। अब हम जो W.P. इट्स है उनकी जो वर्क है उसकी थीम क्या थी उसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी थीम फर्स्ट थीम है द आयरिश माइथोलॉजी एंड फोल्कलोर। तो ये आयरिश माइथोलॉजी का मतलब क्या है? तो रिक्लेमिंग द सेलेटिक ट्यूलाइट ही फोकस्ड ऑन एंशिएंट लीजेंड, फ्रेज एंड द मास्टिकल लैंडस्केप ऑफ स्लीगो। तो ये जो थीम है आयरिश माइथोलॉजी एंड फोल्कलोर, ये कौन से वर्क के अंदर मेंशन की गई है? द वंडरिंग ऑफ ओशन के अंदर। ठीक है। दूसरी थीम है द मास्क एंड एंटीथेटिकल सेल्फ। अब मास्क एंड एंटीथेटिकल सेल्फ का मतलब है इट्स वाज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया दैट ह्यूमन आर कंस्टेंटली टॉर्न बिटवीन हु दे आर एंड व्हाट दे आर वांट टू बी। तो इसकी जो थीम है और ये जो थीम है द मास्क एंड एंटीथेटिकल सेल्फ, ये कौन से वर्क में है? इको डोमिनेसियस टूस, द पॉलिटिकल अपहेवल एंड केओस। As Ireland moved towards independence and the world moved towards World War I, its poetry became grittier and more prophetic. अब ये जो थीम है पॉलिटिकल अपहेवल एंड केओस, ये द सेकेंड कमिंग एंड द ईस्टर 1960 के अंदर इस थीम को मेंशन किया गया है। एजिंग एंड द ट्रांससेंडेंस ऑफ आर्ट। तो इस थीम को किसने मेंशन किया? सेलिंग टू बाइजेंटियम के अंदर। तो ये जो थीम है पैलेट्री थिंक है, मतलब दैट इज द ओल्ड मैन बॉडी वर्सेस द इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट। ही इज ऑफन यूज द सिटी ऑफ बाइजेंटियम एज ए सिंबल फॉर प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल एंड द आर्ट आउट लास्ट द फ्यूरी एंड द मिरर ऑफ द ह्यूमन वेन्स। अब इसको किस में यूज किया गया? सेलिंग और बाइजेंटियम में। उसके बाद है अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड लव के बारे में जो थीम है वो इसकी एक लवर थी मॉडगोन। इसका नाम मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हाँ मॉडगोन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वाइफ भी थी और उसकी लवर भी थी। तो विदाउट मेंशनिंग मॉडगोन इज द आयरिश रिवॉल्यूशनरी हु रिजेक्टेड हिज मैरिज प्रपोजल फॉर डिकेड्स। अब मॉडगोन को ये बार बार में प्रपोज करने के लिए जाते हैं, लेकिन मॉडगोन क्या है, इनको रिजेक्ट कर देती है। तो इनके ऊपर इन्होंने एक पोएम लिखी है, नो सेकेंड ट्रॉय एंड व्हाट यू आर ओल्ड। इसके अंदर उन्होंने अनरिक्वाइटेड लव के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब हम इनकी लिस्ट ऑफ द वर्क की बात करते हैं। अब पहला है पोएट्री कलेक्शन। तो 6 पोएट्री कलेक्शन है इनके। 1889 द वंडरिंग ऑफ राइजिंग एंड द अदर पोएम्स। गाइज इनको इजी वे में मत लेना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जैसे हमने देखे हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है कि वो आजकल इम्पोर्टेंट चीज़ें ना पूछकर डीप में चीज़ें पूछने लगे हैं। कि वो जैसे सेकंड कमिंग के बारे में हमें पता है, सेलिंग टू बाइजेंटियम के बारे में पता है, किसकी पोएम है, लीडा एंड स्वान के बारे में हमें पता है कि वो, तो इन 3-4 पोएम्स को ना मेंशन करके वो एक ऐसे पोएम्स का नाम डाल देते हैं जिससे इंसान क्या है, मतलब
एग्जामिनर के दिमाग में पता नहीं क्या रहता है कि बच्चे उस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि पोइट्री कलेक्शन के जो मैंने नाम मेंशन किए हैं, ये आपको मुझे पता है ये इजी नहीं है, बट लेकिन आपको इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। इनके वर्क्स के नाम से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। इन डिटेल नहीं है, बट इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो पोइट्री कलेक्शन का नाम है 1889 द वंडरिंग्स ऑफ राइजिंग एंड अदर पोइम्स। ये कब पब्लिश हुई थी? 1889 में। 1899 द विंडो अमोंग द रीड्स। 1917 एंड 1919 द वाइल्ड स्वान एट कूलर। 1921 माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। 1928 द टावर एंड 1933 द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोइम्स। अब इनकी कुछ पोइम्स के नेम है। द लेक आइजल ऑफ इंडिस्क्रीट, द स्टोलन चाइल्ड, व्हेन यू आर ओल्ड, ईस्टर 1906, द वाइल्ड स्वान एट कूलर, नो सेकेंड ट्रॉय, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड स्वान अमोंग स्कूल चिल्ड्रेन। अब इसके कुछ ड्रामाज है। 1892 द काउंटेस कैथलीन, 1902 कैथलीन नी होलीहन, 1917 एट द हॉक्स वेल, 1938 परगेट्री। अब इसकी कुछ प्रोज है। 1893 द सेलेटिक टूलाइट, 1925 1937 ए विजन एंड 1926 ऑटोबायोग्राफीज। अब मैंने इसमें आपको एक चीज़ मिस कर दी है, मॉड गॉन के बारे में। ठीक है, मॉड गॉन उसकी लवर थी। आप सिर्फ मॉड गॉन का नाम याद कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछ जाता। मतलब एग्ज़ाम में क्या पूछ लेते हैं कि उनकी इसके लवर का नाम क्या था, सिर्फ मॉड गॉन याद रखना है। उससे रिलेटेड कौन सी पोइम लिखी है वो हम जब पोइम पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगी मैं आपको कि ये मोन गॉड के ऊपर लिखी गई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।